गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हम पढ़ रहे थे कि ग्रामीण बस्तियां क्या है, उसकी ग्रामीण बस्तियों की परिभाषाएं हमने पढ़ी हैं। उसके साथ साथ ग्रामीण बस्तियों के प्रकार हमने पढ़े हैं और उसमें कुछ प्रकार अभी बसते हैं हमारे टॉपिक के अंदर, उनको करेंगे आज हम। तो पहला हमने किया है परिक्षिप्त बस्तियाँ या आपकी प्रकीर्णन बस्तियाँ। तो हमारा दूसरा जो प्रकार है, टाइप्स है सेटलमेंट्स का, वो है निष्ठित व सहंत बस्तियाँ। देखिए बहुत सारे नाम हैं निष्ठित या सहंत बस्तियों के। ऐसी ग्रामीण बस्तियों को जिनमें झोपड़ियाँ या मकान जो है, ऐसी ग्रामीण बस्तियों को जिनमें झोपड़ियाँ या मकान पास पास सटे हुए होते हैं, वो क्या कहलाती हैं? निष्ठित या सहंत बस्तियाँ कहलाती हैं। और भी बहुत सारे नाम इनके अलग अलग भूगोलवेताओं ने दिए हैं। फिंच और ट्रिवार्था ने उन्हें निष्ठित बस्तियाँ कहा है। इन बस्तियों को ब्लास महोदय ने गुंचित या पुंजित तथा ब्रुंच ने केंद्रित बस्तियों का नाम दिया है। इन्हें सघन बस्तियों के नाम से भी जानते हैं। एकीकृत अथवा नाभिक अथवा सहंत बस्तियाँ भी क्या इनको बोलते हैं, यानी अनेक नाम हैं इनके निष्ठित या सहंत बस्तियों कि भाई एक तरह से एकत्रित बस्तियां हैं, संघनित बस्तियां हैं, पुंजित बस्तियां हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बहुत से नाम हैं निष्ठित या सहंत बस्तियों के। ये आपस में बहुत पास पास होती हैं, घर आपस में सटे हुए होते हैं। जैसा हम देखिए एक इनको दिखाया गया है। देखिए इसमें हम देख रहे हैं कि देखिए घरों का एक तरफ से प्रकीर्णन बस्ती दिखाई गई है या परिक्षिप्त बस्ती दिखाई गई है, दूसरी तरफ क्या है? सहंत बस्ती है। तो सहंत बस्ती के अंदर देखिए जो सेटलमेंट्स के अंदर जो घर हैं कितने आपस में पास पास हैं एक दूसरे के, और प्रकीर्णन बस्तियों में क्या है? एक दूसरे से जो मकान है दूर दूर होते हैं। ये चित्र दिखाया गया है इसका। आगे देखिए उसके बाद में सहंत बस्तियों के प्रमुख लक्षण या मेन फीचर्स ऑफ न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स। तो इसके अंदर देखिए क्या है? सहंत बस्तियां नदी घाटियों तथा उपजाऊ समतल मैदानों में विकसित होती हैं। अधिक उत्पादन के कारण उपजाऊ प्रदेशों में अधिक जनसंख्या निर्वाह कर सकती है। कहने का मतलब है कि नदी घाटियाँ में एक तरह से उपजाऊ भूमि होती है और वहाँ पर इस प्रकार की बस्तियाँ दुनिया के अलग अलग भागों में देखने को मिलती हैं। किताब के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ आपको। आगे देखिए, इन बस्तियों में बहुत सारे मकान एक साथ बने होते हैं। यहाँ मकान एक दूसरे से सटे हुए होते हैं। इसमें रहने का स्थान, लिविंग जो स्पेस है, कम तथा गलियाँ तंग होती हैं। जैसे हमारे जो यहाँ से सेटलमेंट्स है, ये भी क्या है? इस प्रकार की बस्तियों में आती है कि मकान आपस में एक दूसरे के पास सटे हुए होते हैं। लिविंग स्पेस क्या है? कम होता है। गलियाँ क्या है? तंग होती हैं। इन बस्तियों का जो आकार है भूमि की उपजाऊ शक्ति तथा निकटवर्ती क्षेत्र में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों की मात्रा पर निर्भर करता है। अधिक उपजाऊ भूमि पर बस्तियां बड़ी और खेत छोटे होते हैं, जबकि अर्धशुष्क क्षेत्रों की ओर बस्तियां छोटी किंतु खेत बड़े होते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है कि मरुस्थलों के सीमावर्ती क्षेत्रों में एक ग्रामीण बस्ती में 5 या 6 झोपड़ियां ही पाई जाती हैं, जबकि गंगा के मैदान में एक बस्ती में 500 से 1000 व्यक्ति निवास करते हैं। कहने का मतलब है कि मरुस्थलीय प्रदेशों की तरफ जैसे हम बढ़ेंगे उपजाऊ मैदानों नदी घाटियों से, तो वहाँ पर क्या है? इन बस्तियों जो बस्तियाँ हैं, ये जो सघन बस्तियाँ हैं, ये क्या है? इनमें मकानों की संख्या कम होती चली जाएगी और क्या है? मकानों की संख्या जो है एक तरह से 5 या 6 झोपड़ियाँ भी हो सकती हैं। इस प्रकार की जो ग्रामीण बस्तियाँ हैं वो किसी केंद्रीय स्थल के चारों ओर बाहर की ओर विकसित होती हैं। यह केंद्रीय स्थल कुआं, तालाब, बावड़ी, धार्मिक स्थल या फिर कोई चौराहा या महत्वपूर्ण निवास स्थान भी हो सकता है। जैसे हम भी देखते हैं जो हमारे गांव जो बसे हुए हैं, कोई एक तरह से केंद्रीय स्थान होता है, सेंट्रल प्लेस होता है। मान लीजिए कोई आपका मंदिर है या कोई बीच में तालाब है, ठीक है ना, इस प्रकार का कोई महत्वपूर्ण स्थान हो सकता है। उसके चारों तरफ क्या है? एक तरह से बस्ती जो घर है क्या है? बसाए जाते हैं इस प्रकार की बस्तियों में। इन बस्तियों के निवासी सामूहिक जीवन व्यतीत करते हैं। वे हिंसक पशु तथा डाकुओं से अपनी रक्षा एवं
कृषि कार्य मिलजुल कर करते हैं, इन्हें सभी प्रकार की सामाजिक आर्थिक सुविधाओं का भी क्या है लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि समूह में रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं। अन्य जो सामाजिक एक तरह से जो ज़रूरतें होती हैं वो भी क्या है आसानी से पूरा हो जाती हैं। और दूसरा इसमें क्या रहता है कि सुरक्षा जो है एक तरह से ज़्यादा हो पाती है इस प्रकार की बस्तियों में, क्योंकि एक जनसंख्या का जमघट एक तरह से इस प्रकार की बस्तियों में दुनिया में पाया जाता है। प्राय जल निकासी की प्रणाली सुचारू नहीं होने के कारण इन बस्तियों में जो गलियां हैं गंदी होती हैं। ऐसी बस्तियों में मनुष्य सामाजिक व्यवस्था में जकड़ा होता है। उसके बाद में इनका वितरण है कि दुनिया में इस प्रकार की जो बस्तियां हैं कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। जैसे हम भारत की अगर हम बात करें थे, जैसे अभी कि गंगा सिंधु का जो मैदान है, ये क्या है इस प्रकार की जो सेटलमेंट्स है उनके अंदर हम क्या है इसको शामिल करते हैं। आगे देखिए, चीन तथा थाईलैंड के, इंडिया से बाहर जैसे बात हो रही है कि चीन तथा थाईलैंड के मैदानों तथा म्यांमार के इरावदी डेल्टा में सैंत गांव पाए जाते हैं। जापान के क्वांटो मैदान में सैंत बस्तियों का सबसे बड़ा जमाव पाया जाता है। सऊदी अरब के दक्षिणी भागों में समुद्र तट के निकट ग्रामीण बस्तियों का संकेंद्रण पाया जाता है। और उसके साथ साथ यूरोप में वोल्गा और जो डेव नदियाँ हैं ये बड़ी फेमस हैं। इनके जो मैदान है वहाँ पर भी क्या है इस प्रकार की बस्तियाँ पाई जाती हैं। जो राइन नदी है इसके अंदर भी क्या है नदी के पर्वतीय शीर्षों पर भी सैंत बस्तियों का बिंदुनुमा वितरण क्या है पाया जाता है। ऐसे कौन से कारक हैं जो इस प्रकार की बस्तियों को प्रभावित करते हैं, इस प्रकार की बस्तियों का निर्माण हो पाता है, कौन कौन से ऐसे कारक हैं, अभी उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सॉरी। तो ये जो फिजिकल फैक्टर्स हैं इनके अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहला इसके अंदर है आपका समतल भूमि, यानी जो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वर्ल्ड जो पैटर्न अगर हम देखें तो उसको इस प्रकार के जो कारक हैं वो क्या है प्रभावित कर रहे हैं। तो इसके अंदर देखिए सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे समतल भूमि का। जैसे हमने पहले पढ़ा कि इस प्रकार की जो सेटलमेंट्स है वो क्या है उपजाऊ नदी घाटियों में विकसित होती है। तो समतल भूमि की अगर हम बात करें, देखिए दुनिया की अधिकांश समतल मैदानों में घनी जनसंख्या निवास करती है और वहाँ पर क्या है सैंत बस्तियाँ पाई जाती हैं। समतल भूमि पर किसी केंद्रीय स्थल पर निर्मित बस्ती से खेतों तथा अन्य स्थानों तक जाने के लिए परिवहन के मार्ग उपलब्ध होते हैं और उस बस्ती का आकार क्या है बढ़ जाता है। यानी समतल भूमि क्या है इस प्रकार की बस्तियों को बसाने के लिए क्या है एक महत्वपूर्ण भौतिक कारक का क्या है रोल अदा करता है। तो इस प्रकार क्या है इस प्रकार की बस्तियों का निर्माण हो जाता है। उसके बाद में उपजाऊ मिट्टी कि मिट्टी में क्या है कि प्राकृतिक तत्व है। जिन क्षेत्रों में मिट्टी उपजाऊ होती है वहाँ पर छोटे खेतों से भी परिवार के सदस्यों का जीवन यापन हो सकता है। इन क्षेत्रों में एक स्थान पर रहकर कृषि द्वारा निर्वाह किया जा सकता है और सैंत बस्तियाँ क्या है बस जाती हैं। विश्व के प्रमुख नदी घाटी मैदानों जैसे गंगा सिंधु का मैदान है, जैसे अभी हम जिक्र कर रहे थे, नील नदी का मैदान है, हवांगो नदी का मैदान है चाइना के अंदर आदि में उपजाऊ मिट्टी होने के कारण मुख्य सैंत बस्तियाँ पाई जाती हैं। और भी बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर नदी घाटी का जो उपजाऊ मैदान है इस प्रकार की बस्तियाँ पाई जाती हैं। ये ज़रूरी नहीं कि इसमें किताब में जो थोड़ा सा जिक्र किया गया है कि यहीं पर पाती हैं। इनके अलावा भी दुनिया में जहाँ पर उपजाऊ नदी घाटियाँ है बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर इस प्रकार की बस्तियों का जमाव देखने को मिलता है। उसके बाद में जल का अभाव, लेक ऑफ वाटर। जिन प्रदेशों में वर्षा की कमी के कारण जल का अभाव रहता है वहाँ पर लोग सामूहिक रूप से कुएँ, तालाब, नहर, डैम आदि का निर्माण करते हैं तथा उसका लाभ उठाने के लिए सामूहिक रूप में उसके पास ही अपने घर बनाते हैं। इस प्रकार की जो सैंत बस्तियों का क्या है वहाँ पर विकास होता है। राजस्थान तथा पश्चिमी घाट की वर्षा छाया क्षेत्र में निष्ठित बस्तियों के विकास का मुख्य कारण जल का अभाव है। यानी ये भी जो फैक्टर है इस प्रकार की बस्तियों को क्या है प्रभावित करता है। उसके बाद में मानवीय कारक, ये तो थे फिजिकल फैक्टर। अब है ह्यूमन फैक्टर्स। अब ह्यूमन फैक्टर्स के अंदर देखिए सबसे पहले है कलेक्टिव कोऑपरेशन यानी सामूहिक सहयोग। खेती के काम में सामूहिक सहयोग की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम देखते हैं ना भाई एक तरह से लोग समूह के अंदर काम करते हैं, चाहे वो गेहूं कटाई का काम हो या जैसे हमारे एरिया के अंदर कॉटन का काम होता है तो कॉटन चुपाई का जो काम होता है वो भी क्या है एक बड़े पैमाने पर होता है। धान का काम हो, यानी एक तरह से एक समूह में रहकर करते हैं, वो जल्दी भी बनता है और एक तरह से मानवीय जो श्रम है उसके अंदर भी क्या है एक तरह से एनर्जी रहती है कि वो ज़्यादा काम कर सकता है समूह के अंदर अकेले की तुलना में। तो खेती के काम में सामूहिक सहयोग की ज़रूरत पड़ती है। किसान एक दूसरे के साथ वस्तुओं तथा श्रम का आदान प्रदान करते हैं। इससे कृषि कार्य आसान हो जाता है और सैंत बस्तियों को क्या है बढ़ावा मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। उसके बाद में भूमि का अपखंडन, ये क्या होता है कि भूमि का कई छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाना,
भूमि का अपखंडन कहलाता है। भारत तथा कई अन्य देशों में पिता की ज़मीन उसके पुत्रों में बांट दी जाती है। ये परंपरा सोशल एक तरह से परंपरा है, ट्रेड चलता है इस प्रकार का, जिससे भूमि का अपखंडन क्या है होता है। उससे छोटे छोटे टुकड़े भूमि के हो जाते हैं और वो क्या है इधर उधर क्या है बिखरी हुई होती है। धार्मिक दृष्टि से केवल किसी केंद्रीय स्थान पर रहकर ही भूमि का क्या है प्रयोग किया जा सकता है। तो ये फैक्टर भी क्या है इस प्रकार की संहत बस्तियों का क्या है जमाव में क्या है सहयोग करता है। उसी तरह भूमि का स्वामित्व। देखिए, भारत में आज़ादी से पहले भूमि का स्वामित्व जमींदारों, ठाकुरों तथा किसानों के बीच बिचौलियों तक ही सीमित था। यानी कहने का मतलब है कि आज़ादी से पहले जो एक बड़े बड़े पूंजीपति लोग थे क्या है उनके पास ही ज़मीनें होती थी। पूंजीपतियों के पास, बड़े बड़े साहूकारों के पास ही क्या है वो ज़मीनें होती थी और वो पट्टे पर दी जाती थी किसानों को, और वो किसी भी समय उसको क्या है किसान को बेदखल अपनी ज़मीन से कर सकता था। इस प्रकार का क्या है ट्रेडिशन हमारे कंट्री में रहा है। ये लोग किसानों को वार्षिक पट्टे पर ज़मीन दिया करते थे, जैसे अब भी वार्षिक पट्टे पर ज़मीनें दी जाती मालिक के द्वारा। हमारे एरिया में ट्रेंड है ये। भूमि से बेदखल हो जाने पर वे अपने जीवन निर्वाह के लिए ज़मींदारों पर ही निर्भर हो जाते थे। जो किसानों का यहाँ पर जिक्र हो रहा है कि भूमि से बेदखल करने के बाद वो अपने जीवन निर्वाह के लिए ज़मींदारों पर ही निर्भर रहते थे और वे वहीं पर रहने लग जाते थे। इस प्रकार प्राचीन काल में क्या है इस प्रकार की बस्तियों का क्या है विकास हुआ है। उसके बाद में है असुरक्षा की भावना। ऐतिहासिक काल में आक्रमणों के डर से लोग बड़ी बस्तियां बनाकर रहते थे। यानी कहने का मतलब भी असुरक्षा की भावना ने भी इस प्रकार की बस्तियों को क्या है जन्म दिया है। तो देखिए हम देखते हैं इसमें बुक के अकॉर्डिंग, ऐतिहासिक काल में आक्रमणों से डर से लोग क्या बड़ी बस्तियां बनाकर रहते थे सॉरी चोर डाकुओं से सुरक्षित होने के लिए भी क्या है ग्रामीण समुदाय के लिए बड़ी बस्तियों में संयुक्त रूप से रहना अनिवार्य हो गया। राजस्थान तथा गुजरात में निष्ठित बस्तियों के विकास का यह क्या है बड़ा कारक है। उसके बाद में है वंश संबंध। वंश संबंध का मतलब क्या है कि अधिकांश ग्रामीण लोग किसी न किसी वंश से संबंधित होते हैं और वे एक ही स्थान पर रहना पसंद करते हैं। इसी के कारण क्या है संहत बस्तियाँ विकसित हो जाती हैं। राजस्थान और हरियाणा में बहुत से लोग बड़े बड़े वंशों के नाम से क्या है जाने जाते हैं। जैसे हम देखते हैं ना भाई सोसाइटी के अंदर कि वो उस वंश से है, ये उस वंश से है। यानी इस प्रकार का जो ट्रेड है वो भी क्या है इस प्रकार की बस्तियों के निर्माण में क्या है सहयोग करता है। उसके बाद में धार्मिक प्रवृत्तियाँ। बहुत से ग्रामीण लोग किसी न किसी धर्म को मानते हैं और धार्मिक स्थल के पास ही बस जाते हैं। कई लोग अपने पूर्वजों के स्थान को पवित्र मानकर वहीं पर पीढ़ी दर पीढ़ी रहते हैं और एक इस प्रकार की क्या है सहत बस्ती का जन्म होता है। यानी जो एक तरह से संगन बस्तियां हैं, सहत बस्तियां हैं, अगर वो धार्मिक प्रवृत्तियों में क्या है इस प्रकार की बस्तियों को बसाव के लिए क्या है एक मुख्य कारक है कि इस प्रकार की बस्ती का वो जमाव क्या है वहाँ पर हो जाता है। आगे है अर्धसहत अथवा अर्धनिष्ठित बस्तियाँ। जैसे हमने पहले प्रकीर्णन बस्ती हमने जैसे पढ़ी है, उसके बाद हमने सहत बस्ती पढ़ी है। तो हमारा जो तीसरे नंबर पर है वो है अर्धसहत अथवा अर्धनिष्ठित बस्तियाँ। देखिए इसमें क्या है हमारी इस प्रकार की बस्तियों में अर्धसहत बस्तियों वे ग्रामीण बस्तियां हैं जो पूरी तरह से निष्ठित बस्तियों में नहीं बनी हैं। इन बस्तियों का विकास या तो निष्ठित बस्तियों के बढ़ने से या अप्रवासी लोगों के बसने के कारण होता है। ये अप्रवासी मुख्य रूप से कृषक मजदूर होते हैं। ये जो अप्रवासी होते हैं क्या है मुख्य रूप से कृषक मजदूर होते हैं जो काफ़ी समय तक आजीविका कमाने के लिए वहाँ रह रहे होते हैं। कई बार इन बस्तियों का विकास जातीय भेदभाव के कारण भी होता है। प्राय गाँव के ऊँच जाति के लोग निम्न जाति के लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करते और उन्हें गाँव के बाहर किसी अलग हिस्से में क्या है रहना पड़ता है। तो इस प्रकार क्या है बस्तियाँ तब भी बनती हैं तब से बस्तियाँ अर्धनिष्ठित बस्तियों का क्या है रूप धारण कर लेती हैं। इनके विकास के लिए कोई सामान्य वातावरणिक तर्क नहीं है ज़्यादा। इनका विकास जैसे एग्जाम्पल दिया गया कि इनका विकास मरुस्थलीय इलाकों तथा आर्द्र इलाकों में भिन्न भिन्न कारणों से होता है। इस प्रकार ये आंशिक यानी कम उर्वर जो कम उपजाऊ है तथा अधिक उर्वर गहन कृषि भूमि में भी विभिन्न कारणों से क्या है विकसित होती हैं। अधिक उपजाऊ इलाकों में शुरू में इनका आकार छोटा होता है परंतु बाद में जनसंख्या जमीन में बढ़ जाती है तो इनका आकार क्या है जनसंख्या बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली सीधी सी बात है कि क्या है इनका आकार बढ़ जाएगा और अर्धनिष्ठित बस्तियों का क्या है ये रूप धारण कर देती हैं। कुछ समय के बाद ये बस्तियाँ निष्ठित बस्तियों में क्या है बदल जाती हैं। यानी अर्धनिष्ठित बस्तियाँ क्या है भाई पूर्ण रूप से जो निष्ठित बस्तियाँ हैं सहत जो बस्तियाँ हैं उसमें क्या है बदल जाती हैं जैसे जैसे इनका जो साइज़ बढ़ेगा।
ऐसी बस्तियाँ गंगा यमुना के दोआब, दोआब का मतलब है दो नदियों के बीच का क्षेत्र, दोआब कहलाता है। जैसे गंगा यमुना दोआब है, गंगा एवं इसकी सहायक नदियों के खादर प्रदेश हैं, खादर प्रदेश जहाँ पर बाढ़ का जल पहुँचता है वो खादर प्रदेश कहलाता है, जहाँ पर क्या है उपजाऊ मिट्टी बार बार परतें के रूप में क्या है बिछती रहती हैं। यमुना नदी की खंड भूमि, अरावली के पूर्वी भाग, राजस्थान की मरुभूमि, मध्य प्रदेश की पहाड़ी भाग, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम यानी पूर्वांचल भारत है जो एक तरह से ये कह सकते हैं कि इकट्ठा शब्द भी हम इसके लिए, त्रिपुरा, सिक्किम तथा शिवालिक की ढलानों पर क्या है इस प्रकार की बस्तियाँ क्या है पाई जाती हैं। उसके बाद में एक और टाइप्स है ग्रामीण बस्तियों का, पल्ली अथवा पूर्वा बस्तियाँ। ये कि भी क्या है भाई, थोड़े थोड़े मकान होते हैं, छोटे छोटे मकान होते हैं, संख्या भी ज़्यादा नहीं होती। एक तरह से अगर हम सिंपल सिटी में इसकी अगर बात करते हैं तो, सामान्यतः इसकी अगर हम बात करें तो ये छोटी छोटी बस्तियाँ होती हैं जिनमें घरों का एक छोटा सा समूह अथवा व्यक्तिगत ये घर होते हैं जो मुख्य बस्ती के विभिन्न भागों में क्या है बिखरे हुए होते हैं। इन बिखरे हुए घरों के बीच में क्या है कृषि भूमि होती है। बिखरे हुए घरों के कारण बस्ती में गलियों अथवा अन्य मार्गों का क्या है अभाव पाया जाता है, क्योंकि दूर दूर बिखरे होते हैं एक तरह से, जिस कारण से इनका आपसी संबंध भी कम होता है। ऐसी बस्तियाँ सघन और परिक्षिप्त बस्तियों के मध्य क्या है परिवर्ती क्षेत्र में स्थित होती है। यानी कहने का मतलब है कि जो सघन जो बस्तियाँ हैं या परिक्षिप्त बस्तियां हैं उनके बीच का जो भाग जो बच जाता है उस प्रकार के भागों में क्या है इस प्रकार की बस्तियां क्या है देखने को मिलती हैं। प्रत्येक बस्ती में क्या है औसतन 5 या से अधिक पूर्वा होते हैं और कहीं कहीं पर अपवाद के रूप में 50 या इससे अधिक पूर्वा भी क्या है हो सकते हैं। पूर्वा मतलब पल्ली या पूर्वा बस्तियाँ एक ही बात है, पल्ली भी बोल सकते हैं, पूर्वा बस्तियाँ भी इनको क्या बोल सकते हैं।